Good morning, students. We were going through chapter number 2, Principles of Management. Last video we have discussed about Principles of Scientific Management of F.W. Taylor. In today's video, we will discuss about techniques of scientific management given by F.W. Taylor. ठीक है, सबसे पहला इन्होंने दिया बेटा फंक्शनल फॉरमैनशिप. सबसे पहली चीज, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरमैन? तो फॉरमैन इज द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट. फॉरमैन जो है उसको अपन सुपरवाइजर भी कहते हैं. तो मैनेजमेंट का सबसे नीचे का जो लेवल है उसमें शामिल होता है कौन? फॉरमैन. फॉरमैन इज ए पर्सन विच कनेक्ट द मैनेजमेंट एंड वर्कर. फॉरमैन वो पर्सन है जो मैनेजमेंट और वर्कर को कनेक्ट करके रखता है. और फॉरमैन का एफिशिएंट होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो F.W. टेलर ने जो पहली टेक्निक दी वो थी बेटा फंक्शनल फॉरमैनशिप. तो इन ए फैक्ट्री सिस्टम द फॉरमैन रिप्रेजेंट द मैनेजरियल फिगर. ठीक है, फॉरमैन जो फैक्ट्री सिस्टम है उसमें फॉरमैन का बहुत ही क्रूशल रोल है. ठीक है, जिसका काम है जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उस प्रोडक्शन प्रोसेस की पूरी प्लानिंग करना, उसको इम्प्लीमेंट करना और कंट्रोल करना. Foreman is responsible for planning, implementing and control the entire production system. ठीक है, और F.W. टेलर ने कहा कि भैया जो प्लानिंग है, क्योंकि इनका काम प्लानिंग भी है और प्रोडक्शन से रिलेटेड भी हो गया, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल. तो उन्होंने कहा फॉरमैन कैन बी डिवाइडेड अंडर टू हेडिंग, प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज. प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज. Under planning in charge there will be 4: instructor, route clerk. ठीक है, इंस्ट्रक्टर हो गया, रूट क्लर्क हो गया. ठीक है, इसके बाद इसमें हमारे लिए आएगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. एंड फोर्थ जो आता है बेटा वो हमारे लिए आएगा इसमें डिसिप्लिनरियर. ठीक है, फोर्थ जो हमारे लिए यहां पे आएगा बेटा वो आएगा डिसिप्लिनरियर. जबकि प्रोडक्शन इंचार्ज में 4 आएंगे. पहला आएगा स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर. देखो, इन ए फैक्ट्री सिस्टम द फॉरमैन प्ले ए वेरी वाइटल रोल. Foreman is responsible for planning, implementing and controlling the entire production process. According to F.W. Taylor, there are certain qualities which are required to be in a foreman, and it is difficult to find out all qualities in a single person. So he suggested that the work can be divided under 2 headings: planning in charge and production in charge. 2 foremen हो गए मेजर, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज. Under planning in charge there will be 4 person: instructor which provide the instruction that how the work has to be executed, route clerk which decide flow of material कि भैया रॉ मटेरियल कैसे जाएगा, फिनिश गुड्स कैसे ट्रेवल करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? इंस्ट्रक्टर. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क प्रिपेयर द टाइम एंड कॉस्ट शीट कि कितने टाइम में और कितनी कॉस्ट में काम पूरा होना चाहिए. एंड डिसिप्लिनरियर इंश्योर द डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन. डिसिप्लिनरियर का काम क्या है बेटा? क्या चेक करना बेटा? डिसिप्लिन चेक करना. ठीक है, वापस समझना. अंडर प्लानिंग इंचार्ज देयर आर 4 पर्सन. पहला हो गया इंस्ट्रक्टर विच प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन. सेकेंड हो गया रूट क्लर्क दैट डिसाइड द फ्लो ऑफ मटीरियल. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क विच डिसाइड द टाइम एंड कॉस्ट शीट. फोर्थ हो गया डिसिप्लिनरियर. अब इधर प्रोडक्शन इंचार्ज में जो 4 आते हैं बेटा उनका काम क्या है? स्पीड बॉस विच इंश्योर्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क. जो ये देखेगा कि टाइम पे वर्क पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है. गैंग बॉस विच मेंटेन द मशीन्स और टूल्स इन वर्केबल कंडीशन. एंड रिपेयर बॉस अगर मशीन्स टूल्स में खराब हो गया तो उसको रिपेयर करने का काम करेगा. जो गैंग बॉस है उसका काम तो हो गया क्या बेटा? मेंटेनेंस से रिलेटेड हो गया. ठीक है, क्लियर. मेकिंग द मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर वर्किंग. और अगर खराब हो गया तो कौन करेगा? रिपेयर बॉस. और इंस्पेक्टर क्या करेगा? चेक द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट.
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो पहला टेक्निक क्या हुआ, फंक्शनल फॉरमैनशिप। फॉरमैन प्लेज ए वेरी वाइटल रोल इन फैक्ट्री सिस्टम। फॉरमैन is a managerial figure which connect management and workers together. It is very important for planning, implementing and controlling the entire production process. F.W. Taylor suggests there are certain qualities to be there in a foreman, but it is quite difficult to find out all qualities in a single person. So he suggests that worker work must be supervised by 8 supervisors divided under 2 heading: planning in charge and production in charge. Under planning in charge there will be 4: instructor, route clerk, time and cost clerk, disciplinarian. इंस्ट्रक्टर का काम क्या होगा बेटा, प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन. रूट क्लर्क विच डिसाइड द फ्लो ऑफ मटेरियल, कैसे रॉ मटेरियल पहुंचेगा, कैसे वो प्लांट तक जाएगा, कैसे फिनिश गुड्स आगे जाएगा. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क प्रिपेयर द टाइम एंड कॉस्ट शीट, कितने टाइम में और कितने लागत में, कितनी कॉस्ट में काम पूरा होना चाहिए. डिसिप्लिनरियर विच इंश्योर्स that discipline in maintain in the organization. Production in charge 4: speed boss, timely completion of the work. Gang boss which maintain the workable conditions of machines and tools. Repair boss and 4th हो गया inspector which check the quality of product. important है बेटा, 1 मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज में 4 कौन आते हैं वो आपको पता हो गया और उनके काम क्या क्या है वो आपको पता होना चाहिए. दूसरी टेक्निक इन्होंने दी बेटा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. स्टैंडर्डाइजेशन सिंपली मीन्स process of setting the standard for every business activity. Standardization simply means setting the standard for every business activity. These standards are the benchmark against which performance will be measured. Standardization का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन की हर एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड सेट करना, और ये स्टैंडर्ड जो हैं वो एक बेंचमार्क के रूप में काम करेंगे जिसके अगेंस्ट में परफॉर्मेंस को क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा. और स्टैंडर्डाइजेशन का मेन पर्पस होता है क्या, कि जो भी प्रोडक्ट बने वो एक जैसा बने. मान लो एक कंपनी है, साबुन बना रही है, उसका वेट है 100 ग्राम. अब उसकी फिक्स उन्होंने क्या कर रखी है, साइज फिक्स की हुई है कि इतने सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए, इतने सेंटीमीटर उसकी विड्थ होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए. तो ये जो है ये क्या हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया. तो स्टैंडर्डाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्शन एक्टिविटी. स्टैंडर्ड सेट वर्क एज ए बेंचमार्क फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्डाइजेशन के, पहला ये इंश्योर करना कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो एक जैसा बनेगा, उसकी एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक होगी. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन इंटरचेंजेबिलिटी. इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ बेटा. मार्कर है ये, अब ये जो कंपनी मार्कर बना रही है वो सारे मार्कर एक जैसे होंगे. ये अब मैं इस मार्कर की जगह, मान लो ये सेम है, इसकी जगह ये रख दूं या इसकी ये जगह रख दूं तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे. कारण क्या है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, एक जैसे हैं. तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यही है. ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोडक्ट की इंटरचेंजेबिलिटी बनाना, कि भैया एक की जगह दूसरा, दूसरे की जगह वो भी रख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा. कारण क्योंकि सारे प्रोडक्ट एक जैसे हैं. और वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया बेटा, स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से पॉसिबल हो गया. ठीक है बेटा, टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो है ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. तो मेजर ये 3 ऑब्जेक्टिव हो गए. क्या हो गए स्टैंडर्डाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, पहला तो कि भैया जो भी प्रोडक्ट बने वो एक जैसा बने. दूसरा कि प्रोडक्ट की इंटरचेंजेबिलिटी बनी जा सके. तीसरा जो क्वालिटी है मटेरियल वगैरह की उसको मेंटेन कर सके. और सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब है बेटा, सिंप्लीफिकेशन सिंपली मीन्स जो अननेसेसरी एलिमेंट्स है, अननेसेसरी प्रोडक्शन प्रोसेस के जो पार्ट हैं उन स्टेप्स को आइडेंटिफाई करना और हटाना. दैट इज पार्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन, कि काम को करना आसान बनाना. व्हाट डू यू मीन बाय सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करना मतलब क्या होता है, आसान करना. तो सिंप्लीफिकेशन सिंपली मीन्स जो भैया प्रोसेस है उसके जो अननेसेसरी पार्ट हैं, अननेसेसरी चीज़ें हैं, उनको हटा दो ताकि प्रोसेस को आसानी से कर सकें. एक कंपनी है 5 प्रोडक्ट बना रही है, एक प्रोडक्ट बिकता ही नहीं फिर भी बनाती आ रही है. सिंप्लीफिकेशन मतलब उसको आइडेंटिफाई करना और उसको हटाना ताकि बाकी बचे काम पे कंपनी क्या कर सके, फोकस कर सके. तो सेकंड टॉपिक क्या हुआ बेटा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. आई होप इट इज क्लियर. थर्ड वन इज मेथड स्टडी.
ये क्या कहता है बेटा, आगे भी अपन पढ़ चुके हैं, देयर आर वेरियस मैथड्स ऑफ डूइंग द टास्क बट बेस्ट मैथड कैन बी ओनली वन. तो अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, वेरियस मैथड शुड बी एनालाइज्ड, should be identified, should be analyzed and best method should be selected ताकि काम अच्छे से हो सके. The objective of method study is to reduce the या minimize the cost of production and maximize the quality and satisfaction of customer. What is the objective of method study? वापस समझना. सबसे पहली चीज, method study का मतलब क्या है? तो भैया काम को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट F.W. टेलर ने कहा कि भैया बेस्ट तरीका सिर्फ एक ही हो सकता है. तो इन्होंने कहा कि जो वेरियस मेथड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो, भैया ये तरीका हो सकता है, उन तरीकों को एनालाइज करो, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, और जो बेस्ट मेथड है उसको सेलेक्ट करो, क्योंकि बेस्ट मेथड सिर्फ एक ही हो सकता है. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको मिनिमाइज करना, और जो क्वालिटी है और जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है उसको इंक्रीज करना, मैक्सिमाइज करना. तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडीज? टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर. इज इट क्लियर व्हाट डू यू मीन बाय मेथड स्टडी? देयर कैन बी वेरियस मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन बट बेस्ट मेथड कैन बी ओनली वन. तो अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, वेरियस मेथड्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड and analyzed and best method must be selected and implemented. The objective of method study is to minimize the cost of production and maximize the customer satisfaction, ठीक है, and quality. Is it clear? फोर्थ इन्होंने दिया बेटा मोशन स्टडी. What do you mean by motion? Motion refers to body movements while performing the job, like lifting of the object, pulling the object, sitting, ठीक है. तो मोशन का मतलब होता है बॉडी मूवमेंट ऑफ वर्कर्स जब काम कर रहे हैं. अब मोशंस मीन्स व्हाट? मोशन स्टडी का मतलब क्या हुआ बेटा? मोशन मीन्स व्हाट? बॉडी मूवमेंट ऑफ वर्कर while performing the job. मोशंस कैन बी, जो मोशन यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं वो क्या हो सकते हैं? तो इट कैन बी प्रोडक्टिव, इट कैन बी अनप्रोडक्टिव और इट कैन बी इंसिडेंटल. ठीक है, समझ में आ रहा है? मोशन का मतलब क्या हुआ? बॉडी मूवमेंट ऑफ द वर्कर्स. इट कैन बी क्या? प्रोडक्टिव हो सकते हैं, अनप्रोडक्टिव हो सकते हैं और इंसिडेंटल हो सकते हैं. तो मोशन स्टडी का मतलब है कि आप जो हैं वो ये देखो कि वर्कर के कौन से मूवमेंट अनप्रोडक्टिव हैं और उन मूवमेंट्स को एलिमिनेट करना ताकि वर्कर्स एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सके. दैट इज मोशन स्टडी. वापस समझना, मोशन मतलब क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ वर्कर्स. ठीक है, और मोशन स्टडी में अपन क्या कर रहे हैं बेटा कि काम को करते हुए जो अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है उनको आइडेंटिफाई करना और एलिमिनेट करना. और टेलर यूज्ड स्टॉप वॉच एंड वेरियस सिंबल्स एंड कलर्स टू आइडेंटिफाई डिफरेंट मोशंस. ये 1 मार्क में आ सकता है. टेलर यूज द स्टॉप वॉच एंड वेरियस सिंबल्स एंड कलर्स टू आइडेंटिफाई द वेरियस मोशंस, डिफरेंट मोशन. मोशन स्टडी समझ में आया? मोशन मतलब बॉडी मूवमेंट ऑफ द वर्कर. इट कैन बी प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव और इंसिडेंटल. तो F.W. टेलर ने कहा कि जो अनप्रोडक्टिव बॉडी मूवमेंट्स है, बॉडी मोशंस है, उनको आइडेंटिफाई करो, एलिमिनेट करो ताकि वर्कर एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके. टाइम स्टडी. टाइम स्टडी समझो क्या है? एक जना एक चैप्टर को पढ़ाने में 10 घंटे लेता है, एक जना एक चैप्टर को उसी चैप्टर को पढ़ाने में 5 घंटे लेता है. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा, इसको इस तरीके से भी समझो कि एक वर्कर एक काम 10 घंटे में करता है और एक वर्कर उस काम को 5 घंटे में कर देता है. तो टाइम स्टडी ये कहती है कि भैया जो डिफरेंट वर्कर टाइम ले रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करो और एक स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन किया जाए ताकि ये देखा जा सके कि टाइम पे काम पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है. वापस समझना, टाइम स्टडी क्या है बेटा? इट डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टू बी टेकन टू कंप्लीट द टास्क और द जॉब. स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना, किस टाइम में, स्टैंडर्ड टाइम में वो काम पूरा होना चाहिए. ठीक है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड एंड डिटरमाइन द लेबर कॉस्ट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि टाइम स्टडी का काम जो है वो क्या है?
ये आइडेंटिफाई करना कि आपको कितने वर्कर चाहिएंगे और कितनी कॉस्ट में आप काम पूरा कर सकते हो। मुझे 10 यूनिट बनानी है, मुझे पता है एक जना एक दिन की 1 यूनिट बना सकता है। टाइम स्टडी से पता लगा कि भैया स्टैंडर्ड इतना है तो इतने में काम होगा, तो अब मुझे पता लग गया कि मुझे कितने वर्कर चाहिएंगे, 10 वर्कर चाहिएंगे, क्योंकि 10 यूनिट बनानी है, एक जना एक ही बना सकता है, तो कितने चाहिएंगे, 10। तो टाइम स्टडी क्या है बेटा कि इट डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ द वर्क बाय एनालाइजिंग द टाइम टेकन बाय डिफरेंट वर्कर्स। ठीक है, अलग अलग वर्कर ने अलग अलग टाइम लिया, उनको हमने एनालाइज किया और उसके बेस पे स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन किया और ये देखा कि भैया ये स्टैंडर्ड टाइम है जिसमें काम पूरा होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव क्या है टाइम स्टडी का, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड एंड द कॉस्ट, कितने कॉस्ट में वो काम पूरा हो सकता है। 6th इन्होंने दिया बेटा फैटीग स्टडी। फैटीग एक तरह से होता है थकान से रिलेटेड। तो आफ्टर ए कंटिन्यूअस वर्क अ वर्कर टेंड टू फील फिजिकली और मेंटली टायर्ड। एक आदमी अगर लगातार काम करता है तो कुछ समय बाद वो फिजिकली और मेंटली टायर्ड होगा ही होगा। ही मस्ट बी प्रोवाइडेड ए रेस्ट सो ही कैन गेन हिज स्टैमिना एंड कॉन्सेंट्रेशन लेवल अगेन। FW टेलर ने ये कहा कि भैया अगर वर्कर लगातार काम करता है तो कुछ देर बाद ही विल फील फिजिकली और मेंटली टायर्ड, तो उसको रेस्ट देना चाहिए ताकि वो अपना स्टैमिना और कंसंट्रेशन लेवल रीगेन कर सके। तो फैटिग स्टडी यही कहती है कि उनको कितनी देर का और कितनी देर बाद रेस्ट देना चाहिए। हाउ मच रेस्ट मल बी प्रोवाइडेड एंड आफ्टर हाउ मच टाइम। ज़रूरत से ज़्यादा रेस्ट दे दोगे तो भी नुकसान है, कम दोगे तो भी नुकसान है। तो फैटिग स्टडी क्या कहती है बेटा, समझना। अ वर्कर इज टेंड टू फील फिजिकली और मेंटली टायर्ड आफ्टर ए कंटिन्यूस वर्क, ही मस्ट बी प्रोवाइडेड ए रेस्ट सो ही कैन regain his stamina or concentration level. Under fatigue study we try to identify the time interval और ड्यूरेशन ऑफ द रेस्ट, कितनी देर बाद और कितनी देर का रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा दोगे तो भी नुकसान है, नहीं दोगे तो भी नुकसान है। तो उसको आइडेंटिफाई करना फैटिग स्टडी का पार्ट है। और 7th इन्होंने दिया डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। वर्कर्स को जो तनख्वाह दी जाती है बेटा, वो मंथली भी हो सकती है और एक काम के बेस पे भी हो सकती है। FW टेलर वॉज ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ पीस वेज सिस्टम। स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ पीस वेज सिस्टम मतलब वो कहता था कि भैया वर्कर को टाइम के हिसाब से पैसा मत दो, वर्कर को काम के हिसाब से पैसा दो, जो जितनी यूनिट बनाए उसको उतनी सैलरी दो। ठीक है, टेलर वॉज ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ पीस वेज सिस्टम। मंथली मत दो उनको कि एक महीने का इतना देंगे, नहीं, हर पीस पे इतना देंगे ऐसा रखो। ठीक है, ही वॉन्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। और वो ये चाहते थे कि भैया एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर में अंतर होना चाहिए। एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर कैसे आइडेंटिफाई करो, तो उन्होंने ये कहा कि भैया आप पहले क्या सेट कर दो, स्टैंडर्ड। जो भी जना स्टैंडर्ड या उससे अबाव बना रहा है वो क्या हो गया, एफिशिएंट, और जो बिलो स्टैंडर्ड बना रहा है वो आपके लिए क्या हो गया, इनएफिशिएंट हो गया। सीधी सी बात है। FW टेलर वॉज ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ पीस वेज सिस्टम। ही वॉन्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। तो उन्होंने कहा भैया वर्कर वो जो कि स्टैंडर्ड या उससे अबाव बना रहे हैं उसको हाई रेट से पैसा दो, और जो कम रेट से बना रहे हैं, स्टैंडर्ड से कम बना रहे हैं, उसको कम दो, ताकि उन दोनों में अंतर किया जा सके। किन दिनों में, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट में। जैसे एक एग्जांपल है, स्टैंडर्ड यूनिट है 10, ठीक है, उन्होंने कहा कि भैया 10 यूनिट या इससे कोई भी ज़्यादा बनाता है उसको 5 रुपये मिलेंगे पर यूनिट। ठीक है, और स्टैंडर्ड से कम बनाता है उसको मिलेंगे 4 रुपये यूनिट के। बिलो स्टैंडर्ड अगर कोई बनाता है तो 4 रुपये है, और स्टैंडर्ड कितनी यूनिट है, 10 यूनिट है। ए बी 2 वर्कर हैं, ए बनाता है 11 यूनिट, बी बनाता है 9 यूनिट। 2 यूनिट का ही अंतर है बस, ए ने 11 बनाई है, बी ने 9 बनाई है। मगर ए को कितना मिलेगा, 55 रुपीज़, और बी को कितना मिलेगा, सिर्फ 36 रुपीज़। 2 यूनिट में इतना फ़र्क आ गया, क्योंकि उन्होंने सीधा सा कहा था
कि भैया जो वर्कर स्टैंडर्ड या अबाउ बना है उसको हाई रेट से पेमेंट करो, ताकि एफिशिएंट वर्कर को और मौका मिले कि वो और अच्छा करे, और इनएफिशिएंट वर्कर को कम दो ताकि उसको एक तरह का पनिशमेंट मिले और वो आगे से अच्छी मेहनत करे। तो दैट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। क्या है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम? एफ.डब्ल्यू. टेलर वाज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ पीस वेज सिस्टम। ही वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। सो ही से दैट कि वर्कर हु परफॉर्म स्टैंडर्ड और अबव स्टैंडर्ड आर एफिशिएंट, और जो बिलो स्टैंडर्ड बना रहे हैं वो इनएफिशिएंट है। तो जो एफिशिएंट वर्कर है उनको हाई रेट से पैसा दो और जो इनएफिशिएंट है उसको कम रेट से, ताकि दोनों में अंतर किया जा सके। इज इट क्लियर? आई होप थिंग्स आर क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट, write that in comment box. I will try to answer it. And if you like the video, please like it and subscribe my channel and share it with other students also. Thank you everybody. Have a nice day.